वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइम एंड टेंस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में, जो कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 2024 में जो बोर्ड होने वाला है। ठीक है ना, इससे मैक्सिमम 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, टाइम एंड टेंस को पढ़ने से पहले पहले देखिए, आपको तो पता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, ये बेसिक सी जानकारी आप लोग को पता ही होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि किसके साथ क्या लगता है। जैसे कि आई के साथ एम लग जाता है, उसके साथ वाज लग जाता है, उसके साथ हैव लग जाता है। बाकी रहा आपका वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, एक से ज्यादा रहे तो आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ही, सी, इट, राम, सीता, कुछ भी नेम हो एक नेम, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इज का। इतना सा आपको आना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि इज एम आर के साथ वर्ब का कैसा रूप आता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, केवल ट्रिक्स देखिए इसका। अगर आपके वाक्य में इज एम आर रहे तो वर्ब का कैसा फॉर्म? चौथा फॉर्म। हैव हैज रहे तो वर्ब का कैसा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। उसी प्रकार हैव बीन और हैज बीन रहे तो वर्ब का कैसा फॉर्म आएगा? V4 आएगा। उसी प्रकार वाज वेयर के साथ V4, हैड के साथ V3, हैड बीन के साथ V4। ठीक है, और यह देखिए, डू नॉट रहे, डू नॉट को डोंट भी कहा जाता है, डज नॉट को डजंट भी कहा जाता है, डिड नॉट को डिडंट कहा जाता है। इसके साथ वर्ब का पहला रूप आता है। ठीक, उसी प्रकार शैल और विल के साथ कैसा रूप आएगा? शैल और विल के साथ V1, शैल बी और विल बी के साथ V4, शैल हैव या विल हैव के साथ V3 एंड शैल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है उसी के साथ वाज लगाया जाता है, उसी के साथ हैज लगाया जाता है, उसी के साथ V5 लगाया जाता है। V5 मतलब डज वाला। जिसके साथ आर का प्रयोग उसी के साथ वेयर के, जिसके साथ आर उसी के साथ हैव, उसके पास V1, उसके साथ डू। ठीक है ना, और ये आपको आना चाहिए। अगर आप इसको देखिए तो आप अपना नोट्स बनाइए कि किस किस वर्ब के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इज एम आर है तो V4 का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ आपका हैव हैज है तो यहाँ पे भी V4 का प्रयोग किया जाता, सॉरी, हैव हैज के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हैव बीन और हैज बीन के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि V4 कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है ना, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं, पहला नंबर टेंस का बारे आता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो अफर्मेटिव में मात्र 2 ही का फॉर्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है। बाकी सबका तो थोड़ा सा ट्रिक होता है, उसको बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जिसके साथ इज लगता है उसी के साथ क्या करते हैं? V5 का प्रयोग किया करते हैं। सब्जेक्ट निगेटिव की बात करते हैं तो डू नॉट और डज नॉट आता है। डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का कैसा रूप? V1 का प्रयोग किया जाता है। वही डू डज को हम आगे करते हैं तो कौन सा वाक्य दे देगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखिए, अगर आप नॉट को यहाँ से हटाइएगा और अगर आगे लाते हैं तो यहाँ जो है ना, डू नॉट को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। डू और हटा करके नॉट नहीं लिख सकते। अगर ये आगे यानी कि सब्जेक्ट के पहले ला रहे हैं तो डोंट को डू नॉट ना लिख करके डोंट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, यहां से नॉट तो हटा लिए, उसके बाद V1 प्लस में अदर्स। ठीक है, जस्ट द सेम काइंड। क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड का भी वही आता है। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर आप नॉट को उठाते यहाँ से हटाते आगे लाते हैं तो डू नॉट नहीं होगा, डोंट हो जाएगा। और उसी प्रकार डज नॉट ना होकर के डजंट हो जाएगा। उसके बाद V1 प्लस में अदर वर्ड्स। अब इसका यूजेस पढ़ते हैं कि क्या क्या यूज किया जाता है। हाँ, बेसिक सी जानकारी एक ये और भी है कि बी, ये जो बी है ना, रूट वर्ड है। यहाँ बी से ही इज निकला है, उसी के साथ एम आया है, उसी के साथ आर आया है। तो इतना सा ये प्रेजेंट को शो करता है। बाकी वाज और वेयर पास्ट को शो करता है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेस समझते हैं। पहला नंबर में यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हम एक ही टेंस का दे रहे हैं। ठीक है ना, जो कि डिटेल्स में। उसके बाद बाकी जो है ना ट्रिक्स जाएगा। प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है चिरंतन सत्य, ऐसी चीजें जो तीनों लोक में सत्य है। ठीक है ना, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी होगा। जैसे पृथ्वी गोल है तो ये पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। फिर आता है इडियम्स और हेडलाइंस। जो भी एडोम्स रहता है यानी कि फ्रेजेज वगैरह रहते हैं, कहावत वगैरह रहते हैं, तो वो जो होता है ना प्रेजेंट में उसको जिक्र किया जाता है। रिपीटेड एक्शन, जो बार बार आप काम करते हैं। और फिर परमानेंट एक्टिविटी, जो आपका परमानेंट एक्टिविटी अस्थायी कार्य व्यापार है, उसके लिए हैबिट का प्रयोग करने के लिए, शो करने के लिए, या फ्यूचर के फिक्स एक्शन को बताने के लिए
फ्यूचर के फिक्स एक्शन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर के फिक्स एक्शन को बताने के लिए कुछ वर्ड्स आता है, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट, 10 AM या PM, टुनाइट, ऐसे कुछ आता है, ठीक है। अब फ्यूचर में आता है एक और चीज है जो कि कंडीशन होता है और रिजल्ट्स होता है। यहां से देखने के लिए मिलेगा, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको समझिए। अगर आपके वाक्य में कुछ वर्ड्स आ जाए, जैसे कि क्या क्या वर्ड्स हो सकता है? डेली, एवरी डे, या फिर एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडेज, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजली, जनरली, हैबिचुअली, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, रेगुलरली, या फिर वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, ऐसा कुछ रहे तो आप जो है ना उसके साथ किसका प्रयोग कीजिएगा? V1 या फिर V5 का, ठीक है ना। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि सी डैश टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट को देखिए कि सी के साथ क्या क्या आ सकता है। सी के साथ इज भी आ सकता है तो नहीं आएगा, गो V1 नहीं आएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन बचा हुआ है, एक तो आपका बी का ऑप्शन, एक सी का ऑप्शन। और आपको हम बताए थे कि इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा रूप आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? वर्ब का पहला रूप, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गोज, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑन संडेज, देखिए ये आपको वर्ड मिला होगा, ठीक है ना। मंडेज भी हो सकता है, ट्यूसडेज भी हो सकता है। ऑन संडेज का मतलब होता है हर एक रविवार को। अब ये आदत शो कर रहा है, तो आदत शो कर रहा है तो अब देखिए वी के साथ क्या क्या लग सकता है। हैज तो नहीं आ सकता है, उसी प्रकार गोज भी नहीं आ सकता है, V3 अकेले नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। नेक्स्ट में थर्ड नंबर में, माई सिस्टर नेवर डैश ए लाई, एक वर्ड मिला आपको, ठीक है, नेवर, ठीक है। तो अब ये नेवर वर्ड मिला तो माई सिस्टर एक है, और एक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऐसे तो इज का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो इज है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इज बराबर V5 होता है, ठीक है ना। इसका V5 आंसर क्या हो जाएगा? आपका टेल्स हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार वी क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, ये देखिए वर्ड आ गया एवरी मॉर्निंग, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, या तो आंसर इसका V1 में आएगा या फिर ये V5 में आएगा, ठीक है ना। तो वी के साथ कैसा प्रयोग करते हैं हम? V1 या V5, इसका आंसर आ जाएगा V1। इसमें से V1 कौन है? इस तो लग नहीं सकता है, प्लेज आपका V5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा प्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर है माई फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स में एस लगा दिया है। ऑलवेज, अब एक वर्ड आपको मिला होगा, पीछे देख लीजिएगा आप, ठीक है। ऑलवेज डैश मी, अब माई फ्रेंड्स जो है ना, माई फ्रेंड्स के साथ क्या क्या आ सकता है? जैसे कि V4 अकेले नहीं आ सकता, इसके साथ इज एम आर का आना जरूरी है, जिस प्रकार यहाँ पे इज दिया गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स में एक से ज्यादा है, इसलिए हम इज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बचा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, चूंकि माई फ्रेंड्स एक से ज्यादा है तो हम V5 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? V1 हेल्प, ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार सी डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का कैसा रूप? पहला रूप, तो ये आपका 5वां रूप हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V4 हो गया, ये आपका पहला रूप, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश यू टीच अस, अब देखिए यहाँ पे टीच आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना, और टीच आपका V1 है। V1 का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? इज एम आर के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है, ये तो आपका नहीं होगा। हैव एच के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है, इज एम आर के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ये तीनों में से कोई नहीं होगा। तो बचा के आपके साथ डू या डस के साथ वर्ब का पहला रूप आता है, क्योंकि ये निगेटिव का सेंस देता है, सॉरी इंट्रोगेटिव का सेंस देता है, इसलिए इसके साथ V1 का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रिक 2 देखते हैं इसका। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर में आते हैं तो इसमें एक चीजें आती है कि एक तरफ कंडीशन और दूसरी तरफ इसका रिजल्ट, ठीक है ना। कंडीशन का वाक्य कैसा रहेगा? इसके पहले कुछ वर्ड कंजक्शन करेगा, जैसे इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, टिल, इटीसी, ठीक है ना। अगर ये वाक्य रहे तो इसके बाद जो आने वाले सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा, सब्जेक्ट प्लस या तो V1 होगा या फिर V5 होगा। दूसरी बात, रिजल्ट का शो कैसे करेगा? ये सब्जेक्ट के साथ शैल या विल और प्लस में V1। इसका है अनलेस, अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, अगर इसमें अनलेस लगा हो तो नॉट का प्रयोग मत कीजिएगा। उसी प्रकार अनटिल, जब तक कि नहीं इसका माने होता है, इसमें भी नॉट छिपा हुआ है, इसके साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अब ट्रिक देखिए, एक तरफ अगर आपका शैल और विल रहे तो दूसरी तरफ 100% है V1 और V5 का प्रयोग किया जाएगा। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है आपको, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। तो इसका कुछ सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए, आई शैल
हेल्प हर इफ, यहाँ पे इफ आया, एक तरफ आपका क्या है, शैल और विल है, ठीक है ना, एक तरफ आपका शैल और विल है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, V1 या V5। एक तरफ आपका शैल और विल है, दूसरी तरफ V1 या V5, तो C के साथ V5 हो जाएगा, V5 में S या ES। उसी प्रकार इफ यहाँ लगा हुआ है, एक तरफ आपका शैल और विल है तो दूसरी तरफ V5, ईट V1 या V5, ईट के साथ V5 लग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे सीता है, इसके पहले वेन का प्रयोग किया गया है और दूसरी तरफ शैल या विल का प्रयोग किया गया, तो सीता के अनुसार क्या हो जाएगा, V1 या V5, तो V1 तो नहीं होगा, V5 का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे अनलेस, अनलेस लगा हुआ है यू, उसके साथ एक तरफ शैल और विल लगा हुआ है तो दूसरी तरफ क्या होगा, V1 या V5, तो इसमें से V1 का आंसर क्या हो जाएगा, यू वर्क, ये आपका V1 आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक तरफ यहाँ देखिए, आपकी बार क्वेश्चन हम बदल दिए हैं, ठीक है ना, एक तरफ ये आपका वेल लगा हुआ है प्लस में V1 लगा हुआ है, तो एक तरफ V1 है तो दूसरी तरफ शैल या विल होगा, ठीक है ना, दूसरी तरफ शैल या विल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, विल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सी डैश टू मुंबई टुमारो, ठीक है ना, उसमें से हम लिखे हुए थे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको देखने के बाद जो है ना, फ्यूचर फिक्स टाइम की बात करते हैं, फ्यूचर में कोई काम पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हो तो सबसे पहले हमको प्रेजेंट पे आना पड़ता है। सबसे पहले या तो V1 में आंसर दीजिए या तो V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर ये ऑप्शन में ना रहे तब इज एम आर का प्रयोग कीजिए, इज एम आर प्लस में V4, ठीक है ना, और अगर ये भी ऑप्शन ना रहे तब हमको फ्यूचर में शैल या विल का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सी डैश टू मुंबई टुमारो, तो सीधी सीधी बात है, ये टुमारो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी के अनुसार ये हो जाएगा आपका गोज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हम V1 और V5 को, अगर नाम मिले तो EMR को, अगर नाम मिले वो तो सेल और बिल को। उसी प्रकार द स्कूल डैश ऑन 5 जनवरी, ये आपका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर का शो कर रहा है, निर्धारित योजना के अनुसार होगा, स्कूल एक है यहाँ पे, रीओपेंस हो जाएगा, ठीक। दूसरा टेंस में चलते हैं हम लोग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, दो तीन टेंस ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, खासकर सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब आता है दूसरा नंबर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इज एम आर प्लस में V4, इतना सा याद रखिए। अब ट्रिक्स देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर ये वर्ड आपको मिल जाए, ठीक है ना, तो आप तुरंत इसमें क्या कर दीजिए, इज एम आर लगा दीजिए या फिर V4 लगा दीजिए, जैसे कि वी डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अब ये नाउ आ गया, कुछ नहीं सोचना यहाँ। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, अगर सब्जेक्ट से बात ना बने तब हमको वर्ब को देखना पड़ता है, अगर वर्ब से बात ना बने तो हमको टाइम पीरियड को देखना पड़ता है। वी के साथ यहाँ पे हैव भी लग सकता है, वी के साथ आर भी लग सकता है, वी के साथ हैड भी लग सकता है, लेकिन प्लेइंग आपका V4 है। अब किसके साथ V4 लगता है, हैव के साथ V4 नहीं लगता है, हैड के साथ V4 नहीं लगता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दे डैश डूइंग देयर वर्क, ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, अगर आप दे के साथ आर लगाते हैं ये भी फिक्स लग जाएगा, दे के साथ विल भी लग जाएगा, दे के साथ हैव भी लग जाएगा, दे के साथ हैड भी लग जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट को देख करके हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इसका वर्ब देखेंगे, वर्ब में क्या बात कर रहा है, डूइंग, यानी कि V4 का इस्तेमाल किया गया, V4 इस्तेमाल, सेल विल के साथ V1 आता है, नहीं होगा, हैव के साथ V3 आता है, हैड के साथ V3 आता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आर, ठीक है। उसी प्रकार द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ, अब ये नाउ आ गया तो इसका मतलब बेबी एक है तो इज एम आर प्लस में V4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, देखिए सी डैश इन द फील्ड एट द मोमेंट एक वर्ड आया आपका, तो इसका आंसर सीधा का सीधा इज एम आर प्लस में V4, तो सी के साथ इज आ गया। वी डैश गोइंग टू पटना टू नाइट, देखिए कुछ वर्ड्स आ गया टू नाइट, ठीक है ना, तो अब आपको V1 और V5 मिलता है तो लगाइए, अन्यथा इज एम आर लगेगा, चूंकि यहाँ पे V1 और V5 आ नहीं सकता है क्योंकि गोइंग आपका क्या है, V4 है, और V4 किसके साथ आता है, आर के साथ। व्हाट डैश यू डूइंग नाउ, अब ये डूइंग तो आपका V4 है, तो V4 किसके साथ आता है, विल के साथ नहीं, हैव के साथ नहीं, इज आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू, और यू के साथ इज नहीं लगता है, ये गलत हो गया, आर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3rd नंबर में, ठीक है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो इनका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, बस इतना सा याद रखिए, हैव, हैज प्लस में V3, कुछ वर्ड्स है, इवर, नेवर, ऑलवेज, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, अप टू, नाउ, ऑफन, ये सब कुछ वर्ड्स है जिसको देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इसके साथ यही फॉर्मूला लगेगा,
ठीक है ना। नहीं तो एग्जामिनर क्या करता है, हैव और हैज को देता है, V3 को छोड़ देता है, या फिर कभी V3 देगा और इधर वाला हैव हैज को छोड़ देगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि इसका ऑप्शन देखिए, सी डैश कम, ठीक है ना। अब आप इसको V1 मानते हैं तो देखिए V1 मानते हैं तो देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले सी के साथ इज लगेगा लेकिन V1 नहीं लगेगा, सी के साथ वाज लगेगा तो V1 नहीं लगेगा, सी के साथ हैज नहीं लग सकता लगेगा, लेकिन ये V1 अगर मानते हैं तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ड आया है जस्ट, ठीक है ना, और आपका जस्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कम, केम, कम, ये V1 ना नहीं है, इसका मतलब V1 ना होकर के ये किस में हो जाता है, V3 में, ठीक है ना। अब ये V3 है तो V3 में आपका V3 दिया हुआ है तो V3 किसके साथ प्रयोग किया जाता है, हैव और हैज के साथ, तो सी के साथ क्या हो जाएगा, आपका आंसर हैज हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार वी हैव आ गया तो वर्ब का कैसा रूप आएगा, तीसरा रूप, इसमें से तीसरा रूप क्या है, सीन है। दे ऑलरेडी गोन, गोन आपका क्या है, V3, V3 किसके साथ आएगा, आर के साथ नहीं आएगा, वेयर के साथ नहीं आएगा, हाँ दे के साथ हैज नहीं होता, दे के साथ हैव होता है, ठीक है। हु हैज डैश माई बुक्स, अब यहाँ पे हैज आ चुका है, हैज के साथ वर्ब का कैसा रूप आएगा, तीसरा, तो कौन इसमें तीसरा रूप है, तो स्टोलन आपका तीसरा रूप है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है, हैव बीन, हैज बीन होता है, अगर आपके साथ वर्ब आ रहा है तो V4 लगाइए, नहीं तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रह जाता है। इसमें पहचानने का नियम क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई हैव बीन और हैज बीन लगेगा, तो इसमें दो वर्ड आएगा आपका, सिंस और फॉर, ये टाइम को इंडिकेट करेगा, जैसे ही टाइम को इंडिकेट करेगा, टाइम को इंडिकेट करेगा तो आपका हैव बीन और हैज बीन लगेगा, और वर्ब का कैसा रूप लगेगा, चौथा रूप, जैसे कि वी डैश, वी डैश प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अब देखिए यहाँ पे V4 है, अगर आप इसको केवल V4 लगा के देखते हैं तो आर आपका लग जाएगा, लेकिन ये जो है ना सिंस मॉर्निंग, ये टाइम पीरियड को बता रहा है, इसलिए आर ना लग करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन और हैज बीन। ठीक उसी प्रकार सी डैश इल, अगर इतना सा रहता तो सी इज इल हो जाता, सी वाज इल हो जाता, लेकिन ये क्या बता रहा है, फॉर 2 डेज, और फॉर किसको बता रहा है, समय को, अगर समय को जैसे ही बताए तो हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करेंगे हम, तो सी के साथ क्या हो जाएगा, हैज बीन। उसी प्रकार इट हैज बीन, अगर हैज बीन आ गया है तो वर्ब का कैसा रूप होगा, चौथा रूप, तो चौथा रूप आपका क्या होगा, रेनिंग, बस कुछ वर्ड्स है उसको देखिए और वो बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़े थे, उसमें V1 और V5 होता है, लेकिन अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, V2, ठीक है ना। अगर निगेटिव जाते हैं तो डिड नॉट प्लस में V1, उसी प्रकार अगर हम डिड को आगे कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या का माने देगा, इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार नॉट को अगर हम आगे लाते हैं तो डिड नॉट नहीं होगा, डिडंट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख चुके हैं, डिड नॉट बराबर डिडंट होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार इसके आगे अगर क्वेश्चन वर्ड डालते हैं तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब ट्रिक देखिए इसका क्या होता है, एग्जाम में सीधा सीधा ये अगर वर्ड आ जाए, ठीक है ना, तो चले जाइए पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में चले जाइए, जैसे कि यहाँ पे यस्टरडे, कुछ मत देखिए, V2 लगेगा, इसमें V2 क्या है, केम है। उसी प्रकार लास्ट आ गया तो देखिए पास्ट में क्या हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें V2 क्या है, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। सी डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब का कैसा रूप है, अब आप देखिए डिड नॉट के साथ वर्ब का पहला रूप ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहला रूप। वेन डिड, डिड आ गया, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव, सॉरी क्वेश्चन वर्ड में है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप, तो पहला रूप इसमें क्या है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट यस्टरडे, यस्टरडे की बात करते हैं, केवल V2, V2 कहने का मतलब हेल्प में ईडी लगा दिया, V2 नहीं होता है, V2 में आपका वाज और वेयर भी आता है, ठीक है ना, वाज और वेयर भी आता है, ठीक है ना, वो भी पास्ट को शो करता है, जैसे कि यहाँ पे यस्टरडे आया हुआ है, तो यस्टरडे में इस तो आपका प्रेजेंट है, हैज भी आपका प्रेजेंट है, विल फ्यूचर है, इसका मतलब वाज क्या आपका पास्ट में बात कर रहा है। दे डैश आउट एन आवर अगो, अगो का बात कर रहा है तो सीधा सीधा पास्ट में जाएगा और V2 आंसर आएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, वेंट। उसी प्रकार लास्ट नाइट आ गया, इसका आंसर क्या, लेकिन यहाँ पे लास्ट नाइट तो आया और यहाँ पे क्या है, व्हाट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये पास्ट में क्या नहीं होता है, डिड नहीं, डू नहीं होता है, आर नहीं होता है पास्ट में, शैल विल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिड, चूंकि पास्ट में डिड का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टॉपिक आता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, वाज वेयर प्लस में V4, ठीक है ना। ये क्या करता है, किसी घटना के समय दूसरे कार्य पहले से जारी रहे, एक काम को बताता है, या एक ही समय में दो दो कार्य जारी हो तो उस ऐसी कंडीशन में ये शो करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आई डैश रीडिंग व्हेन ही केम इन, यानी कि जब वह अंदर आए या फिर आया तो मैं क्या कर रहा था,
पढ़ रहा था, यही ना, ये पास्ट की बात कर रहा है तो आपका आंसर भी क्या चला जाएगा, पास्ट में ही। आई वॉज रीडिंग, आई के साथ क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार सी केम टू मी, वह मेरे पास आई, वाइल, कब, जब मैं, आई डैश स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, तो पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज या एम, तो आपका आंसर हो जाएगा वॉज, ठीक है ना, आई वॉज स्लीपिंग। उसी प्रकार यू वेयर सिंगिंग, तुम गा रहे थे, वाइल, जबकि योर सिस्टर वाज डैश, जबकि दो दो काम साथ हो रहा है, एक ये गा रहे हैं और दूसरा ये जो है ना डांसिंग कर रही है, तो वाज वेयर के साथ वर्ब का कैसा रूप, तो चौथा रूप। चलिए इसमें कोई खास नहीं था। पास्ट परफेक्ट चलते हैं, इनको समझिए जरा अच्छे से। पास्ट का फॉर्मूला होता है पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस V3, बस इसको देखिए। पास्ट में अगर दो काम हो जाए और दोनों काम के बीच समय का अंतराल हो, इतना सा अंतराल हो जितना कि चोर और पुलिस के बीच होता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच होता है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो पहला काम की समाप्ति के साथ हैड प्लस V3 और दूसरे काम की समाप्ति के साथ V2 आ जाएगा। कब, ये जब समय का अंतराल रहे तब। लेकिन सिचुएशन ऐसा आता है कभी कभी कि समय का अंतराल जो होता है ना कम होता है और कभी कभी तो ना के बराबर होता है। कुछ तो ऐसे होता है कि एक काम की समाप्ति होती नहीं है और दूसरा काम भी शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, V2। जैसे कि द पेशेंट डैश डाइड, ठीक है, पेशेंट डैश डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसका मतलब ये हो गया एक तरफ आपका V2 लिखा हुआ है तो ठीक है ना, तो दूसरी तरफ हैड प्लस V3 100% ही होगा, ठीक है ना। व्हेन द क्लास इंडेड, जब क्लास इंड हुए, तो द स्टूडेंट्स डैश आउट, बच्चे क्या हो गए, बाहर चले गए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि क्लास इंड हुआ और बच्चा तुरंत अपना कॉपी किताब उठा करके चल गया। यहाँ पे जो है ना समय कम लग रहा है, अगर समय कम लगे तो दोनों में V2 और अगर समय लगे तो एक में हैड प्लस V3 और दूसरे में V2। जैसे कि आई डैश स्कूल बिफोर द बेल रिंग, यानी कि घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे काम हो रहा है लेकिन समय लगा रहा है, तो समय लगा रहा है तो ये V2 एक तरफ आया हुआ है, तो समय लग रहा है तो हैड प्लस V3 लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर बिफोर का प्रयोग करें तो उसके पहले हैड प्लस V3 आता है, उसके बाद V2 आता है, लेकिन अगर आफ्टर का प्रयोग करें तो यही उलट जाता है, V2 पहले आता है और हैड प्लस V3 बाद में आता है। ये भी है जैसे कि बिफोर के बाद यहाँ पे V2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बाद जो आने वाला होगा वो हैड प्लस V3 में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है वो हैड बीन प्लस V4 होता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या करता है, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, दो वर्ड का, वो भी टाइम एक्सप्रेशन करेगा। अगर ऐसा कुछ आ जाए टाइम एक्सप्रेशन करने के लिए तो प्रेजेंट का सबसे लास्ट वाला जाते हैं, तो उसी प्रकार पास्ट का भी सबसे लास्ट वाला कंटिन्यूअस यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, हैड बीन प्लस V4, अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट ही लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, राम डैश प्लेइंग, केवल इतना सा देख करके आप लगाइएगा तो फिर फंस जाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा हुआ है और सिंस मॉर्निंग टाइम को शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है तो सबसे लास्ट में जाएगा। प्रेजेंट में हैव बीन हैज बीन तो फॉर्मूला है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, हैड बीन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तीन ही चीज आ सकता है, एक आपका हैव बीन, हैज बीन या फिर हैड बीन, उनमें से आपको चूज करना है, एक ही रहेगा इसमें से, ठीक है ना। हैड बीन रहेगा या फिर हैव बीन रहेगा या फिर हैज बीन रहेगा, इनमें से कोई एक ही रहेगा आपका, ठीक। जैसे देखिए फिर यू डैश टीचिंग फॉर 4 आवर्स, अब 4 घंटे से डैश, अब आर लगाते तो गलत हो जाएगा क्योंकि टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हैड बीन का इस्तेमाल किया गया है और बीन कहीं नहीं लगा, हैव लिया गया लेकिन इसमें बीन छोड़ दिया, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा हैड बीन। सी हैड बीन, अगर हैड बीन आ जाए तो वर्ब का कैसा रूप, तो चौथा रूप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट पे क्या होता है, आई और वी के साथ जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, शैल, और बाकी के साथ क्या क्या लगाते हैं, विल, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, शैल विल, और शैल विल के साथ वर्ब का कैसा रूप, V1। फिर वही बात करते हैं हम फ्यूचर में, जैसे प्रेजेंट में बात किए थे, एक तरफ कंडीशन आएगा तो दूसरी तरफ उसका रिजल्ट भी आएगा। कंडीशन आएगा तो इसका फॉर्मूला V1 और V5 के साथ जाएगा, और अगर रिजल्ट होगा तो शैल विल प्लस V1, यानी कि एक तरफ अगर शैल और विल रहे, V1 रहे, तो दूसरी तरफ V1 और V5, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू हेल्प मी, ठीक है ना, डैश आई ऑल्सो हेल्प यू, यानी कि आपका एक तरफ V1 दिया गया है तो एक तरफ V1 है तो दूसरी तरफ क्या होगा, V1 और V5,
मतलब दिया गया है तो शैल और विल होगा दूसरी तरफ, तो आई के साथ ऐसे जनरली किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। उसी प्रकार ही डैश इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है ना। अब कहता है कि एक तरफ आपका V1 और V5 दिया गया है कंडीशन के साथ, तो आपका आंसर जो होगा ना शैल या विल प्लस में V1 होगा। तो ही के साथ कैसा प्रयोग करेंगे हम, ही के साथ यहाँ पे केवल विल और प्लस में V1। वेन सीता कम्स, ठीक है ना, एक तरफ V1 और V5 दिया गया है तो दूसरी तरफ शैल और विल, तो वी के साथ क्या करेंगे हम, शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर में, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर इम्परफेक्ट का फॉर्मूला होता है शैल विल प्लस में क्या होता है आपका V4, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका कोई ट्रिक वगैरह है नहीं, लेकिन इतना से जानिए, पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन ये जानिए शैल बी प्लस विल बी के साथ V4, ठीक है ना। अब नया नया सिचुएशन आता है इसीलिए आपका पूछ भी सकता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, किसी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार देखिए सी विल बी, अब विल बी और शैल बी के साथ वर्ब का कैसा रूप, चौथा रूप। उसी प्रकार यू डैश हेल्पिंग बी, अब यहाँ पे यू है तो यू के साथ इज नहीं लग सकता है, यू के साथ शैल नहीं लग सकता है, यू के साथ आपका हैव नहीं लग सकता है, सॉरी हैव लग सकता है, यहाँ पे यू के साथ हैव लग सकता है, लेकिन यहाँ पे V4 आ गया है और शैल और सॉरी हैव के साथ V4 का इस्तेमाल नहीं होता है, शैल नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, तो आपका आंसर विल बी हो जाएगा। माई फादर विल बी डैश देयर, ठीक है ना। अब ये कहता है क्या कि माई फादर विल बी, अब विल बी आ गया तो वर्ब का कैसा रूप आएगा, चौथा रूप, तो चौथा रूप आपका क्या है, ए नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इनका फॉर्मूला होता है शैल विल शैल हैव प्लस विल हैव प्लस में V3, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला देखिए, इनको जो है नोट में लिखा गया है कि शैल हैव और विल हैव प्लस में V3 रहे और शर्त वाला वाक्य रहे, तो शर्त वाले वाक्य के साथ हमेशा V1 और V5 आता है। जैसे कि आई शैल हैव, पहले देखिए शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब का कैसा रूप आएगा, तो कंप्लीटेड, तीसरा रूप आएगा, ठीक है ना। उसके बाद माई सिस्टर विल हैव, यहाँ पे आ गया आपका विल हैव, ठीक है ना, तो वर्ब का कैसा रूप, तीसरा रूप, तो तीसरा रूप क्या होता है, कम केम कम, तीसरा रूप है ये। द पेशेंट विल हैव डाइड, अब यहाँ पे विल हैव प्लस में V3 आ गया, तो डॉक्टर के अनुसार ये शर्त वाली बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये शर्त वाली बात कर रहा है, बिफोर के बाद आया है, तो इसका मतलब डॉक्टर एक है तो एक के साथ V1 या V5 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट द सेम काइंड, चौथा नंबर देखते हैं, ये लिखा गया सी विल हैव, अब विल हैव के साथ वर्ब का कैसा रूप है, तो विल हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप। आपका लास्ट बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि रेयर ही पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए इनका जो फॉर्मूला होता है ना, शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस में V4, अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। एक नोट में देखिए फ्यूचर में जो है ना सिंस नहीं रहेगा, अब सिंस की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी शैल हैव बीन डैश फ्रॉम मॉर्निंग, ये फ्रॉम टाइम को एक्सप्रेशन कर रहा है, तो आप जान लीजिए फ्रॉम अगर सिंस के बदले में आया है, ठीक है ना, तो ये हमेशा कहाँ चला जाएगा, फ्यूचर में। और ऐसे भी शैल हैव और विल हैव बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप, तो चौथा फॉर्म क्या आपका, प्लेइंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन करने के लिए आया है, ऐसे भी विल हैव बीन के साथ वर्ब का कैसा रूप है, चौथा रूप आता है। राम डैश डूइंग दिस वर्क फ्रॉम मंडे, अब देखिए यहाँ पे हैड बीन भी दिया गया है, चूंकि यहाँ पे V4 है और टाइम को शो कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन टाइम को शो तो कर रहा है, लेकिन ये फ्रॉम किसके बदले आया है, सिंस के बदले में, सिंस के बदले में आया। और अगर फ्रॉम की बात करता है तो फ्रॉम केवल फ्यूचर टेंस में ही जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। राम के साथ हैड बीन नहीं लगेगा, हैड बीन तो पास्ट को शो करता है, हैज बीन यहाँ पे लगता अगर यहाँ पे सिंस रहता तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंस की जगह किसका प्रयोग किया गया, फ्रॉम का, इसलिए हैज बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ राम के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।